शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ दोपहर और 2023 के अंतिम दिन आप सबों का और भी बेहतर बीते और अगले वर्ष आपकी सारी इच्छा, महत्वाकांक्षा, सपने इत्यादि पूरे हों, इसकी मैं अभिलाषा रखता हूं और शुभकामना एवं आशीर्वाद। हालांकि यह कक्षा 1 बजे से थी, जो सामान्यता होती है, लेकिन शाम के हुड़दंग को देखते हुए अच्छी लोग आती है, तो इसलिए मैंने पहले घोषित किया। लेकिन जिस समय कक्षा की शुरुआत होनी थी उसी समय मेरी तबीयत थोड़ी नासाज लगने लगी, लेकिन औचक टेस्ट संभवतः तैयार था, तो मैंने कहा कि नीरज जी को कि तत्काल आप लीजिए, फिर मैं थोड़ा आराम करके आता हूँ। इस कड़ी में हालांकि हम लोग का आज एक ही चैप्टर भारत के भूगोल में बचा हुआ है, और वो है परिवहन और संचार। बीपीएससी के दृष्टि से सामान्य अध्ययन में हिस्ट्री, जीएस और हिस्ट्री, करेंट और साइंस यदि अच्छा करते हैं तो 100 क्वेश्चन बनाने में, उसके आसपास बनाने में दिक्कत नहीं होती। अच्छा का मतलब होता है कमांड, परफेक्ट नहीं, परफेक्शन जो कहते हैं एकदम। 100 में 100 क्वेश्चन आया तो 93, 94, 95 बना रहे हैं, तब जाकर आप निश्चिंत हो पाएंगे। और क्वेश्चन उस स्तर के होते भी है, यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो 2, 4, 5 प्रश्न तो मानवीय भूल होगी ही, त्रुटि होगी ही, लेकिन अन्य प्रश्नों को बार बार रिवाइज करते हैं, बनाते हैं, तो कठिनाई नहीं होगी। ऐसे भी पीटी के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाता है कि क्वेश्चन हमेशा बनाते रहिए और मेंस में लिखते अवश्य रहिए। कोई ना कोई क्वेश्चन को लिखते अवश्य रहिए, और फिर उसी तरह से इंटरव्यू के समय कहा जाता है कि बोलते अवश्य रहिए। जितना बोलेंगे उतना अच्छा होगा। हालांकि इस कक्षा में मैं उन सभी बिंदुओं पे बल देता हूँ, लेकिन सबकी अलग अलग महत्ता है। बावजूद इसके कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स एवं कॉन्स्टिट्यूशन की भी अपनी महत्ता है। किसी कारण से किसी की साइंस बहुत अच्छी नहीं रहती है, क्योंकि सोशियोलॉजी मैथिली ऑनर्स होता है, उसको रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन समझने में भी कठिनाई होती है, उसको रेनबो समझने में भी कठिनाई होती है। तो स्वाभाविक है कि वो अपने विकल्प को चुन ले कि हम ज्योग्राफी को ज़्यादा बेहतर रखेंगे। हम लोग इसी क्रम में ज्योग्राफी के तो 3 भागों में बांटकर देख रहे थे: भारत का भूगोल, भौतिक भूगोल और विश्व का भूगोल। भौतिक भूगोल समाप्त हो चुका है, भारत का भूगोल भी समाप्ति की ओर है, और एक छोटा सा है लेकिन है तो बहुत बृहत, और वह है विश्व का भूगोल, जो अगले सप्ताह हम उसको मूर्त रूप देंगे। इसी क्रम में हम लोग भारत के भूगोल को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे थे। सामान्य भूगोल, जिसमें हम लोगों ने 10 अध्यायों को देखा, भौतिक विभाजन, भौगोलिक परिचय, मानसून, जलवायु, जल संसाधन, वनस्पति, मिट्टी, बहुत तरह के जो चैप्टर होते हैं उसको हम लोगों ने देखा। फिर इसी क्रम में हमने सामाजिक भूगोल देखा, जनजाति और जनगणना। आज भी कई क्वेश्चंस होंगे। जनजाति और जनगणना को हर एंगल से पढ़ने और समझने की जरूरत है। और फिर आता है आर्थिक भूगोल, जिसमें हम लोग भारत की कृषि, उद्योग, खनिज और परिवहन को देखते हैं। ये जितना अध्याय हम लोगों ने पढ़ा है, करीब 13-14 अध्याय जो हम लोग पढ़े हैं, वो सभी अध्याय को बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ा है। बिहार का भौतिक विभाजन, बिहार का भौगोलिक परिचय, बिहार की मिट्टी, बिहार की मानसून, बिहार की जनजाति, जनगणना, हर चीज को बिहार से जोड़कर अलग से मैंने इसी कक्षा में पढ़ा दिया है, जो अब अलग से पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप साथ ही साथ पढ़ लिए हैं। और लगभग 15 क्वेश्चन यदि याद रहेगा तो 15 क्वेश्चन के लिए निश्चिंत हो गए। अब आज शुरू होता है बिहार की परिवहन, तो पहले ही मैं पढ़ा दिया था। आज हमारा भारत का परिवहन है। बड़ा अच्छा पीपीटी हमारे सानू जी ने बनाया है। प्रवेश करते ही लग रहा था कि परिवहन की समस्या
ये परिवहन कम दिखाई दे रहा था, समस्या ज्यादा दिखाई दे रहा था। और भारत के किसी नगर की समस्या, नगरीकरण की जो समस्या है, जाम की जो समस्या है, वो दिखाई दे रहा था। तो हम लोग उसी क्रम को देखेंगे। पता नहीं कौन सा शहर है, हालांकि मुझे ये दिल्ली का कोई मोती बाग का एरिया लगता है। मूल में आ जाइए, क्योंकि दिल्ली में लंबे काल तक मैं रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि उसी का एरिया है। जो भी हो, हम लोग परिवहन को देखेंगे। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की जो रक्त धारा होती है, वो उस देश का परिवहन होता है। और देश का परिवहन जितना मजबूत होता है, इकोनॉमी को उतना ग्रो करता है। आज कम से कम सड़क के मामले में स्थिति काफी बेहतर हुई है। उसमें गोल्डन जो चतुर्भुज है वो, इसके अलावा भारतमाला योजना, और हालांकि इसके पहले भी राष्ट्रीय हाईवे एनएच के माध्यम से भी हम लोगों ने, और फिर एसएच के माध्यम से भी हम लोगों ने सड़कों का विकास किया। ग्रामीण सड़कों का विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अलावा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना है। 250 की जनसंख्या पे फिर टोला संपर्क योजना भी है। मतलब सड़कों की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। किसी भी शहर में तो जब आप प्रवेश करते हैं तो एयरपोर्ट को तो देखते नहीं है, रेलवे स्टेशन को तो देखते नहीं है, आप देखते हैं सड़कों को। सड़कों से ही, उसके संरचना से ही आप एक परसेप्शन डेवलप करते हैं कि शहर अच्छा है या शहर खराब है। दरभंगा में प्रवेश करते ही लग जाएगा ये कचरा है, ठीक है कि नहीं? जैसे ही प्रवेश होगा, जाम मिल गया, गुमटी मिल गया, उन्हें स्वागत ही आपका विश्राम से शुरू हो जाएगा। मूल में आइए। तो जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि सड़कों का विकास, सड़कों के विकास में एनएच की भूमिका है। 2% सड़क है एनएच, और लगभग कुल सड़क का भार जो है उसका 40% कवरेज करता है एनएच। तो हम लोग एनएच को देखेंगे, फिर महत्वपूर्ण एनएच को देखेंगे। आज एनएच की संख्या 200 से अधिक हो गई है, और इस क्रम में जो बिहार के एनएच है उसको हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बिहार का एनएच 31 में गए तो किसी भी स्थिति में नहीं भूलना है। तो एनएच के अलावा फिर हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना को देखेंगे, और भारतमाला योजना। तो मैंने कहा है कि भारतमाला योजना का संबंध सड़कों के विकास से है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा को देखेंगे। इस तरह से हम इन चीजों को आज देखने का प्रयास करेंगे। बिहार पे कोई परिचर्चा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम बिहार के सड़कों को देख चुके हैं। तो यही से हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि परिवहन में लिखेंगे सबसे पहला, या किसी भी देश की, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धारा होती है, या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धारा होती है। या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धारा होती है। या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की धारा होती है, धारा होती है। देश की अर्थव्यवस्था की धारा होती है, ठीक है। इस कड़ी में परिवहन के, इस कड़ी में परिवहन के अनेक साधन हैं। परिवहन के अनेक साधन हैं, जैसे सड़क, रेल, सड़क रेल, सड़क रेल, जल वायु, जल और वायु, जल और वायु।
ये संगठन है, लेकिन एक सड़क ही एक ऐसा है जो हर घर तक जिसकी पहुंच रहती है। रेल की पहुंच हर घर तक नहीं होगी, लेकिन सड़क की पहुंच क्या होगी, हर घर तक होगी। इन सभी साधनों में सबसे सस्ता साधन सड़क नहीं है, रेल है। ये और बात है कि अब नए नए ट्रेन आ गए हैं, अमृत भारत, जिसकी आरंभ हुई अयोध्या से, और भारत दरभंगा से भी, दरभंगा उस सौभाग्यशाली जिला में है जहां से उसको जोड़ा गया, ठीक है कि नहीं। वंदे भारत, तो इन सब का जो किराया है वो बहुत सामान्य नहीं है, लेकिन आप यहाँ से समस्तीपुर सामान्य पैसेंजर ट्रेन से जाते हैं 6 रुपया, 6 रुपया में तो रिक्शा वाला आपको बैठाएगा, कहेगा उतरिए, 6 रुपया लाइए। उसको सड़क परिवहन पे यदि चलना होगा, ये बिजली ऑफिस छोड़ दो, तो 5 रुपया, तो 5 रुपया में तो बात भी नहीं बनेगी, कहेगा कि 10 रुपया तो बैसे के छे, उसके बाद तो उसका अलग है, समझ जाइए। लेकिन उसी पैसेंजर ट्रेन की किराया यदि सरकार ये कह दे कि हम 20% इन्हांस करेंगे, तो वो सरकार गरीब विरोधी सरकार हो जाएगी। इसलिए आज भी मोटे तौर पर जो कम सुविधाहीन रेल है, तो वो उसकी किराया भी क्या है, कम है। अधिक सुविधा संपन्न रेल है तो देखिए, हवाई जहाज के इक्विवेलेंट है। वंदे भारत का किराया क्या है, गया से पटना आइएगा 2,000 रुपया है, ठीक है कि नहीं, 1,500 रुपया है। तो हवाई जहाज की तरह जैसे है, मूल हवाई जहाज की टिकट भी आप पहले लेते हैं तो 3,000 में आप पटना से दिल्ली पहुंच सकते हैं, या दरभंगा, खैर दरभंगा से तो दिल्ली का एक अलग हिसाब किताब है। मूल में आइए, खैर, तो कहने का अभिप्राय है कि इन सब में सड़क, किसी भी सभ्यता का विकास में भी सड़कों की भूमिका रही है। हमारी प्रथम सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता थी, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता उसका टाउन प्लानिंग था। और टाउन प्लानिंग में सड़कों की स्थिति का विवरणी प्रस्तुत किया गया है सबसे पहले, कि सड़कें चौड़ी होती थी, सड़कें समकोण काटा करती थी, सड़कों के किनारे नाली होती थी, जल प्रबंधन, बहने की अच्छी सुविधा थी। मतलब पूरी की पूरी संरचना, जो नगर की संरचना है, बेहतरीन संरचना, स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका प्रारंभिक रूप आपको हड़प्पा की सभ्यता में दिखलाई देता है। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता टाउन प्लानिंग ही थी। मूल में आ जाइए फिलहाल, तो मूल यह थी, हेलो, हाँ हाँ, अरे कोई रह ही नहीं छे तो क्या दिखा दिलो, जब मना कर रही तो क्या दिखा दिलो, कोई रह ही नहीं छे हमर ओहिठाम, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि तो मैं जानकारी दे रहा था कि हम लोग सड़क परिवहन को पहले देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं सड़क परिवहन में। सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, देखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क भारत में, दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क भारत में है, भारत में है। लगभग 57 लाख किलोमीटर, लगभग 57 लाख किलोमीटर है। इनमें 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 एनएच की एनएच की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें एनएच की महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें एनएच की महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है।
किनकी? एनएच की महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए लिखेंगे भारत में एनएच, भारत में एनएच, भारत में एनएच, भारत में एनएच कुल सड़क का 2%, कुल सड़क का 2%, कुल सड़क का 2% और कुल भार का, और कुल भार का, और कुल भार का लगभग 40%, 40% है। कुल भार का 40% है, कुल भार का 40% है। क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछे हुए हैं कि कुल सड़क का एनएच कितना प्रतिशत है और भार कितना प्रतिशत है? 40% है, उसको ध्यान रखिएगा। सड़कों के विकास में पहली जो योजना बनाई गई थी आज़ादी के बाद, जिसमें देश के सभी चीफ इंजीनियर को बुलाए गए थे, उस योजना का नाम है नागपुर योजना। हालांकि अब इसका कोई महत्व तो नहीं है, लेकिन विकास के क्रम में एनएच का जो विकास हुआ उसके क्रम में उसको हम लोग देख सकते हैं। वहां पे लिख देंगे आजादी के बाद, आजादी के बाद नागपुर योजना के माध्यम से, नागपुर योजना के माध्यम से नागपुर योजना के माध्यम से सड़कों के विकास पर ध्यान दिया गया, सड़कों के विकास पर ध्यान दिया गया। सड़कों के विकास पर ध्यान दिया गया। ठीक है, सड़कों के विकास पर ध्यान दिया गया। हो गया। फिर पैराग्राफ चेंज। भारत में सड़कों के विकास की कड़ी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, सड़कों के विकास की कड़ी में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, भातमाला योजना, भातमाला योजना, भातमाला योजना और कई प्रोजेक्ट जैसे दंतक, हीरक एवं कई प्रोजेक्ट जैसे दंतक, हीरक, दंतक, हीरक इत्यादि, दंतक, हीरक इत्यादि, दंतक, हीरक इत्यादि महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित सेतु भारतम योजना, इसी कड़ी में रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना, जितना भी रेलवे क्रॉसिंग है उस पर यदि काफी ज्यादा वहां मोबिलिटी है तो वहां किस योजना के तहत सड़क बनेगा, पुल बनेगा? तो सेतु भारतम के तहत। तो सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना। ठीक है, सेतु भारतम योजना, कॉमा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। ठीक है, मैंने 2000 का मतलब क्या हुआ, ये 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया। इसमें ध्यान रखिए, कमीशन में, कंपटीशन में अब तो क्वेश्चन आप बनाते हैं लगातार, तो जो बातें लिखा दी जाए उसको याद रखने का प्रयास कीजिए। और एक तो यही याद रखना है कि कौन सी योजना का संबंध किससे है, जैसे हीरक दंतक वगैरह भी किससे संबंधित है, तो सड़क के विकास से है। दंतक योजना भूटान में जो हम सड़कों का विस्तार बीआरओ ने किया है, बीआरओ है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हेलो, हेलो, हाँ बोलिए। आप नाम, आप ऐसा कीजिए ना, शाम में बात कीजिए ना 6 बजे के, क्लास में है। हाँ, कहाँ थे हम लोग? हम लोग बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही स्पष्ट है कि जितने भी बॉर्डर एरिया हैं, आज बॉर्डर एरिया में, एक समय बॉर्डर एरिया में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं होती थी, सड़कों की स्थिति खराब हुआ करती थी, लेकिन आज बॉर्डर एरिया में जाइएगा तो बहुत अच्छे सड़क मिलेंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि आप यदि अच्छी सड़कें बनाएंगे तो पड़ोसियों के द्वारा विवाद बढ़ता है, तो भाई सड़क मेरी है, क्षेत्राधिकार मेरा है, हम बेहतर सड़क क्यों नहीं बनाएंगे। अभी तो हम पिछले साल गए थे और चाइना के बॉर्डर के पास लाचेन लाचुंग है, हाँ हाँ, वहाँ पे सिक्किम में, वहाँ पे बैरक में सेना सब रहता है और काफ़ी सेंसिटिव है, ज़्यादा दूर जाने भी नहीं देता, लेकिन फिर भी अन्य कारणों से हम लोग बहुत अंदर तक गए और देखने के अवसर मिले, मतलब कहीं कोई बाधा जाने में नहीं थी। ठीक है कि नहीं, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ लोग बैरक में रहते हैं, सेना बंकर, बैरक नहीं बंकर में रहता है, तो ऊपर से लगता है चट्टान है, अंदर रहता है वो सब। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह से सिक्योरिटी करता है। लेकिन सड़कों की स्थिति को अच्छा देखा गया, अब तो नेपाल में भी चले जाइएगा तो सड़क आपको बेहतर मिल जाएंगे, लेकिन पहले इस तरह की स्थिति नहीं देखी जाती थी। उसमें इस क्रम में बीआरओ को जान लो कि बीआरओ क्या है, कब स्थापना हुआ, तो लिखेंगे नोट, कब हुआ, 1960 बीआरओ की स्थापना, नोट में क्वेश्चन पूछता भी है, बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई, बीआरओ की स्थापना 1960 में हुई, 1960 में हुई, बीआरओ की स्थापना 1960 में। ठीक है, बस, ओके। मतलब भाग्य अच्छा रहा तो इतना ही में से पूछ देगा, लेकिन इतना से काम चलता नहीं है। जब कहते हैं हम कमीशन की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहिए, और उस विस्तार की कड़ी में हम लोग पहले एनएच को थोड़ा जान लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लिखेंगे एनएच, अब लिखो एनएच, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे, यह केंद्र सरकार के द्वारा, यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रबंधित है, प्रबंधित है। और इस कड़ी में NHAIA, NHAI, NHAI, और इस कड़ी में NHAI, 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 NHAI की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 1995 में किया गया था, जिसकी स्थापना 1995 में किया गया था। तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
ओके। दूसरी बात, अब सबसे लंबा एनएच कौन है, सबसे छोटा एनएच कौन है, पहले तो इसको लिखेंगे, तो लिखेंगे, भूलेंगे नहीं कि सबसे लंबा एनएच, सबसे लंबा एनएच, भूलेंगे नहीं कि सबसे लंबा एनएच, सबसे लंबा एनएच 44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच है, 3745 किलोमीटर। कितना किलोमीटर है? 3745 किलोमीटर। ठीक है, NH 44। उसके बाद है NH, सबसे छोटा NH 47A है, NH 47A है, NH 47A है, जो जो वेलिंगटन द्वीप केरल में, वेलिंगटन, जो वेलिंगटन द्वीप केरल में, जो वेलिंगटन द्वीप केरल में, ठीक है, जो वेलिंगटन द्वीप केरल में। नेक्स्ट, अन्य एनएच जैसे NH1, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के बीच में, दिल्ली से अमृतसर के बीच में। क्या हुआ इसका पेन? ठीक है, बैकग्राउंड ब्लैक करते। ठीक है, तो उसमें NH1 जो है, ये है अमृतसर, अमृत, ये क्या हुआ? दिल्ली। ठीक है, तो दिल्ली से अमृतसर कौन सा है? NH1। उसी तरह से NH2 है, तो लिखेंगे NH2, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली, ये है कलकत्ता, ये है NH2, कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से, दिल्ली से कलकत्ता होगा कि कलकत्ता से दिल्ली होगा? तो एक तो मेरा मित्र था मोतिया गांव का, मोतिया गांव का नाम सुने होंगे, गोड्डा जिला में है, उमा सिनेमा वाला सब पहले उसी गांव का था। तो मित्र भी शुरुआती दौर में तो पढ़ने वाला नहीं था, बाद में पढ़ने वाला हुआ और छठा पोजीशन भी लाया था BPSC में, और डिप्टी कलेक्टर था, फिर कुछ घोटाला उटाला में फंस गया, तो फिर जो अंजाम होता है वो हुआ। लेकिन उसके गांव में सब, जो गांव से बाहर निकल गया, सब अच्छे अच्छे पद पड़े, और जो नहीं भी बना तो उस गांव का एक खासियत थी सिनेमा हॉल खोलने का। तो कम से कम 50 लोग उस गांव के सिनेमा हॉल डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में खोले हुए हैं। नहीं होता है, किसी गांव का होता है खासियत के, बड़का आदमी कौन है तो सिनेमा हॉल जो खोल दिया। अब तो मॉल का कॉन्सेप्ट आ गया, और जो गांव में रह गया वो भारी विद्वान रह गया। भारी विद्वान मतलब उल्टा समझना, ठीक है कि नहीं? महामूर्ख, जिसको कहते हैं ना ब्रजमुख मूर्ख। तो उस गांव में एक आदमी बैठा हुआ था, हुक्का पी रहा था,
बड़ा चैन की नींद, बड़ा चैन की जिंदगी जी रहा था। तो देखा एक तो कौवा जो है, कौवा वो सीढ़ी पे चढ़ करके और छत पे चढ़ गया, देख रहा था इसको चढ़ने देते हैं, ठीक है कि नहीं। चढ़ गया, हुक्का रखा और चुपचाप धीरे से सीढ़ी को उतर गया, उतार लिया सीढ़ी को। आकाश सार चैते गेले, चैते गेले उतरवे के ना, ठीक है कि नहीं। तो वही हाल नहीं किया करूं कि सर कलकत्ता से दिल्ली लिखे कि दिल्ली से कलकत्ता लिखे। तो मोतिया गांव जब भी इस तरह का हम तो कोई किसी के मन में प्रश्न उठने वाला भी होता है तो मोतिया का कहानी सुनाकर सारी बातों को समझा देते हैं। तो याद रखिएगा कि कहां से कहां है, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली से बात एक ही है। इसके बाद आइए NH, अच्छा NH1 और NH2 को मिला दीजिए तो वही था सोनार गांव से पेशावर तक। ये सोनार गांव था यहाँ पे, हाँ हाँ, और वहां से पेशावर तक था। और उस रूट को कहते थे शेर शाह का ग्रैंड टैंक रोड। ऐतिहासिक दृष्टि से जानिए तो ग्रैंड टैंक रोड था, और ऐतिहासिक दृष्टि से जानिए तो मौर्य काल का जो उत्तरापथ था, ठीक है कि नहीं, वो भी वहां से वहां तक का था। उत्तरापथ दक्षिणापथ उस समय भी NH हुआ करता था। तो उत्तरापथ का थोड़ा आधुनिक रूप बन गया ग्रैंड टैंक रोड, सराय उराय बन गया, थोड़ा सा डिंग डोंग पिंग पोंग हो गया। अब उत्तरापथ से ग्रैंड टैंक, अब उससे हो गया NH। अब NH का भी कॉन्सेप्ट देखते हो बदल गया। अब NH के पास भी बड़े बड़े होटल खुलने लगे। अब सराय खुलता है, अब खुलता है ललन सिंह ढाबा, लगता है ढाबा लेकिन अंदर जाओगे तो हर तरह की सुविधाएं हैं। साहू मिष्ठान भंडार, लेकिन उसका पंखा देश का सबसे बड़ा पंखा है। नया होटल जो खोला है उसमें सबसे बड़ा देश का पंखा है, इस पूरे रूम के आकार का एक ठो पंखा बनाया है, ठीक है। यही होगी पटना, तो नहीं गई हो तो रहो आराम से रहो, नहीं देखी हो, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब साफ है, कहने का मतलब साफ है कि ये इन चीजों को ध्यान में रखिए। कलकत्ता वाले तो दोनों मिला के क्या हो गया, ग्रैंड टैंक रोड, ये दोनों मिला के क्या हो गया, GT रोड। वहां लिख लो GT रोड हो गया इस दोनों को मिलाकर। अब आइए NH, NH3, NH3, NH3 मुंबई से आगरा, मुंबई से आगरा, ये है मुंबई, ये क्या है, ये है मुंबई, ये है, दूर हो गया कोई बात नहीं है। ये हो गया NH3 मुंबई से आगरा, दिल्ली के बगल में होगा ना, तो मुंबई से आ गया, मुंबई हो गया ये, ठीक है, सबसे पश्चिम में। अब आइए मुंबई के बाद मुंबई से चेन्नई लाइएगा, तो लिखेंगे मुंबई से चेन्नई, मुंबई से चेन्नई, NH4, 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 ये है चेन्नई, NH4, NH4 मुंबई से चेन्नई। अब चेन्नई से कलकत्ता, तो चेन्नई से कलकत्ता NH5, 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 ठीक है, NH5 हो गया। उसी तरह से है आपका, उसी तरह से आपका NH44 ऊपर से चलिए और सीधे कन्याकुमारी तक जाइएगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन एक होलिस्टिक फिगर में देख लो, नेक्स्ट में लिख लो अन्य में, NH7 कन्याकुमारी से नागपुर, कन्याकुमारी से नागपुर, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा
देश का दूसरा सबसे बड़ा एनएच, ठीक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा एनएच कौन सा है? तो NH7 है, जो कन्याकुमारी से, चलिए अब सड़कों के विकास में हम लोग एनएच को थोड़ा सा पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद बिहार का तो है ही, वो तो ऑलरेडी पढ़ ही दिए हैं, तो अलग से पढ़ने की तो जरूरत है नहीं इसमें। अब हम लोग का एनएच के बाद, एनएच हो गया पुराना, अब हो गया स्वर्णिम चतुर्भुज। वाजपेयी जी के समय में जब ये नीति बन रही थी तो कांग्रेस के संसद सदस्यों ने बहुत हल्ला किया, कि हल्ला इसलिए किया कि भाई अब पैसा कहाँ से लाइएगा। तो ये तो बहुत अनुभवी पॉलिटिशियंस थे। जब नेहरू ने ही कहा था उनके पहले भाषण के आलोक में कि एक दिन ये बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, नेहरू की भविष्यवाणी साबित हुई थी वाजपेयी जी के कॉन्टेक्स्ट में। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि देखिए, कांग्रेसियों को बड़े मार्जित शब्दों का प्रयोग करते थे कि देखिए, जब तक आप लोग सत्ता में रहे तो आप लोग सोचे, बहुत किया देश के लिए, बुराई उड़ाई नहीं करते थे, आप लोगों ने देश के लिए बहुत किया, अब सत्ता जनता ने हमको सौंपा है, तब हम सोचेंगे, आप लोग थोड़ा विश्राम करें। नहीं, उस समय उन लोग को भी लगा कि देखे कैसे बनता है, लेकिन पेट्रोल पे 1 रुपया प्रशुल्क लगा करके और जो है सो यह इतनी बड़ी सड़क संरचना को डेवलप कर दिया गया कि जो पेट्रोल पे चढ़ेगा, जो 40 रुपया देगा वो 41 रुपया भी देगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से उन चीजों को क्या किया गया, चुस्त दुरुस्त किया गया, ठीक है कि नहीं। तो बन गया स्वर्णिम चतुर्भुज में उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। हम लोग पहली बार जब दिल्ली गए थे तो सड़क देखे तो कहें कि वाह, कहाँ दरभंगा, कहाँ दिल्ली। अब दिल्ली जाते हैं तो आकर्षण नहीं देता है, क्योंकि ऐसी सड़कें तो अब हमारे यहाँ भी दिल्ली मोड़ के आसपास है नहीं। या पटना से दिल्ली, पटना से दरभंगा आते हैं तो पहले पटना से दरभंगा आते थे तो 8 घंटा 10 घंटा लग जाता था, लेकिन आज देखो जैसा समय रहा, सुबह में निकले तो 2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, ठीक है कि नहीं। हम तो कई बार कक्षा लेकर गए और फिर आए तो फिर कक्षा लिए, माने एक दिन में आप आराम से आ जा सकते हैं। और हरासमेंट पहले था, सड़कें खराब होती थी तो हरासमेंट भी बहुत हो जाता था, ये सब स्थिति बदली है। सड़क के मामले में तो निश्चित रूप से हम लोग सुधार किए हैं। रेल के मामले में उतना सुधार नहीं हुआ, हाँ कुछ अच्छी रेल आ गई है, लेकिन रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप नहीं हुए हैं। मूल बिंदु पे आ जाइए, तो हम लोग इसको देखें। अब देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज को, लिखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना वाजपेयी जी के समय में शुरू की गई, वाजपेयी जी के समय शुरू की गई, जिसके तहत 4 महानगर को 4 to 6 लेन में जोड़ा जाएगा, 4 to 6 लेन में जोड़ा जाएगा। 4 to 6 लेन में, लेन होता है, अभी देखते हैं ना 4 लेन है, 4 लेन में 4 to 6 लेन में जोड़ा जाएगा, ठीक है। अब तो लोग देखता हूं सुनता हूं कि दिल्ली भी सड़क मार्ग से चला जाता है, सुबह चला और 1-2 बजे रात तक पहुंच गया, ठीक है कि नहीं। तो ड्राइवर रखा तो दिल्ली भी आपका आराम से 13-14-15 घंटे में कुछ कर जाता है। पटना होके जाएगा तो थोड़ा और कम समय लगेगा, पटना बक्सर आप पूर्वांचल पकड़ेगा, पूर्वांचल आपका बनारस पे गए जाने में, पूर्वांचल जाने में 4 घंटा पटना से। वहां तो ऐसे भी 100 किलोमीटर से कम पे तो आप चल भी नहीं सकते पूर्वांचल पे, तो 300 किलोमीटर जो वहां से रहता है वो सब 2.5 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन इधर का 300 किलोमीटर, उसी में आपको 5 घंटा लगेगा। मूल में आइए,
कहने का अभिप्राय यह है कि सड़कों की स्थिति इन कारणों से बेहतर हुई है और उसमें स्वर्णिम चतुर्भुज की बड़ी भूमिका है। चारों महानगर को जोड़ा गया, यही चारों महानगर है। बंगलोर को महानगर में नहीं माना जाता है, माना जाता है किसको? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई। सबसे पुराना कलकत्ता, जिसकी नींव कौन रखा था? चारनाक, जिसकी नींव चारनाक ने रखा था। 3 गांव था, वेरी गुड, सुतीनता, कौलिकता, गोविंदपुर, बहुत बढ़िया। तो उससे मिलकर कोलकाता बना था, ध्यान रखेंगे। खैर फिलहाल हम लोग अब स्वर्णिम चतुर्भुज बना दिए। फिर उत्तर दक्षिण, फिर उत्तर दक्षिण, पूरा पश्चिम, गलियारा, तो लिखिएगा। इसी कड़ी का दूसरा भाग, इसी कड़ी का दूसरा भाग उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। और पूरा पश्चिम गलियारा, हम लोग किसमें आते हैं? पूरा पश्चिम में। पूरा पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर तक है, सिलचर से पोरबंदर तक है, सिलचर से पोरबंदर तक है। ठीक है। अब ये जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम कहीं तो मिलेगा, तो मिलती कहाँ है? झांसी में। बहुत बढ़िया, यह पढ़ता है, देखेंगे, ध्यान रहे। चंदन कुमार, तुमको अब नारायण जी टक्कर दे रहा है। तुम भी 31, वो भी 31, तुम्हें इसमें क्या अंतर हुआ? तुम ग्रेजुएट हो गए हो, या अभी ग्रेजुएशन किया भी नहीं है? नहीं, वो तो 41। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कहाँ थे हम लोग? ध्यान रहे, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम को, उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम को उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम को झांसी में काटा जाता है। झांसी, मिलन बिंदु कौन सा है? मिलन बिंदु झांसी है, मिलन बिंदु झांसी, मिलन की बिंदु झांसी है। ठीक है, समझे? काटा कहाँ जाएगा? झांसी में काटा जाता है। तो यही बेसिक फैक्ट, बेसिक क्या, सारा चीज यही है। इतने सारे बिंदु को आप बचा के रख लीजिए। सड़कों का संपूर्ण बातें, अब ग्रामीण सड़क और स्टेट हाईवे तो पढ़िएगा नहीं, ठीक है कि नहीं? सड़कों में यूपीएससी तक, यूपीएससी में वही प्रोजेक्ट हीरक, प्रोजेक्ट डन तक जो लिखाए हैं वो बड़े स्तर के लिए भी है। और जब हुआ था तब तो बहुत सामयिक था। यही स्वर्णिम चतुर्भुज आज गवर्नमेंट हो गया, लेकिन एक समय जब शुरू हुआ था तो खूब पूछता था स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, ठीक है कि नहीं? हम तो क्वेश्चन बैंक को भी लाए हैं, तो अक्सर पूछा जाता था कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है। लेकिन आज बदल गया समय, आज पूछता है भारतमाला, वो भी पूछ दिया है। बीपीएससी 67वीं में या 66वीं में भारतमाला भी पूछ दिया है, ठीक है कि नहीं? ऐसे भी कोई प्रोजेक्ट जब शुरू होता है तो उस साल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको उसी साल पूछ दे तो और अच्छा, नहीं पूछे तो याद करके रखो। और पूछ भी दिया तो आपको दूसरे दूसरे एंगल से पूछेगा, बहुत सारा एंगल है पूछने का। जब उस चैप्टर में जाएगा तो एंगल है, तो जो ही नहीं कि वही सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दे। हिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, और ज्योग्राफी में तो कोई भी क्वेश्चन जल्दी रिपीट नहीं करता है। बिहार विशेष के क्वेश्चन कुछ रिपीट करते हैं, ठीक है कि नहीं? वही 10 क्वेश्चन करीब है जो बीपीएससी में कहा जाता है कि पिछले वर्ष का बना लीजिएगा तो आपका वो काम चल जाएगा। उसी में एक बताते हैं त्रिवेणी नहर, वो 10 बार 5 बार पूछ चुका है कि किस नदी पर है, तो गंडक पर है।
या बिहार समाजवादी दल की स्थापना। तो ये सब टाइप का जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछता है। जब भी जाओगे 1857 की भूमिका में कौन से महत्वपूर्ण भूमिका, कुंवर सिंह, तो ये सब बराबर पूछे। या चंपारण सत्याग्रह के क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब रिपीटेड क्वेश्चन। असल बात है यदि पूछेगा तो उस पर क्वेश्चन ज्यादा बनता भी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि वही क्वेश्चन सब पूछेगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब आपका रेल, आपका सड़क खत्म हो गया, सड़क के बाद आइए वायु, तब रेलवे, तब जल, तो लिखो वायु खत्म, सड़क खत्म हो गया। अब वायु, वायु सबसे सबसे तेज साधन है, सबसे तेज साधन है वायु। सबसे तेज साधन है वायु, जिसकी शुरुआत जिसकी शुरुआत 1911 में 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ। इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ। इलाहाबाद से नैनी के बीच हुआ। यह विश्व की पहली विमान डाक सेवा थी। यह विश्व की पहली विमान डाक सेवा थी। यह विश्व की पहली विमान डाक सेवा थी। टिक लगा लीजिए, ठीक है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा कराची से मद्रास, कराची से मद्रास, कराची से मद्रास के बीच शुरू हुआ। कराची से मद्रास के बीच शुरू हुआ। कराची से मद्रास के बीच शुरू हुआ 1953 में। 1953 में वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया। वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1953 में वायु सेवा का राष्ट्रीयकरण किया गया और दो निगम बनाए गए। और दो निगम बनाए गए। एक एयर इंडिया लिमिटेड, पहला एयर इंडिया लिमिटेड, और दूसरा इंडिया इंडियन एयरलाइंस। इंडियन एयरलाइंस। इंडिया एयरलाइंस, ठीक है। लाइन कर लीजिए, फिर लिखिए छोटे छोटे शहरों को जोड़ने के लिए और आम जनता को, छोटे छोटे शहर एवं छोटे छोटे शहर एवं आम जनता को जोड़ने के लिए, आम जनता को जोड़ने के लिए, आम जनता को जोड़ने के लिए उड़ान सेवा, उड़ान सेवा की शुरुआत की गई। उड़ान सेवा की शुरुआत की गई। उड़ान सेवा की शुरुआत की गई, ठीक है। अभी उसी सेवा के तहत दरभंगा वगैरह तो है ही,
अयोध्या को भी जोड़ा गया है, और अयोध्या में जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, तो ये एयरपोर्ट इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हाँ काफी कल पूरे दिन चर्चा में दिखा रहा था, आप लोग की परीक्षा में तो नहीं, लेकिन रेलवे की परीक्षा में अमृत सरोवर की शुरुआत कहाँ से हुई पूछ सकता है, अयोध्या से हुई। ठीक है कि नहीं? तो और वाल्मीकि तो पूछा जा सकता है, तो नोट में लिख दीजिए, हाल ही में वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या में स्थापित, अयोध्या में स्थापित। अयोध्या में स्थापित। भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? वेरी गुड, लिखेंगे, ध्यान रहे कि भारत में सबसे अधिक सबसे अधिक सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। केरल में समझ जाइए, 5-5 है वहां, क्योंकि वहां के लोग सीधे नर्सिंग का कोर्स करते हैं, कुछ स्किल सीखते हैं और सीधे विदेश चले जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कहाँ से, सिवान, गोपालगंज, मनी ऑर्डर इकोनॉमी सबसे ज़्यादा यहीं पर है। और आप लोग को जो कहते हैं कि लिंगानुपात सबसे अधिक है, उसके पीछे का एक कारण है माइग्रेशन। गांव गांव में पुरुष जो है, एक सर्वे आया था, हालांकि सरकारी सर्वे नहीं है, लेकिन उसमें 700 लोग प्रतिदिन गोपालगंज से विदेश जाते हैं। आप खुद भी समझ जाइए कि धीरे धीरे करके तो सारे पुरुष क्या है, महिलाओं को तो यहाँ रह जाती हैं और पुरुष चले जाते हैं, और बहुत कठिन श्रम में कमाते हैं, फिर 5-10 लाख रुपया कमा के आए नहीं, और फिर अपना यहाँ अन्य धंधा पानी किए, जो भी होता है, लेकिन बाहर जाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। हम लोग के यहाँ भी बाहर जाने की प्रवृत्ति है, लेकिन विदेश नहीं, बम्बई, कोलकाता जब, कोलकाता, दिल्ली जब, अभी जाता है दिल्ली। ठीक है कि नहीं? तो जहाँ उसको सुविधा लगता है, यहाँ पर हम कुछ बेहतर तरीके से रह सकते हैं, वहाँ जाता है, स्वाभाविक है। मुंबई वगैरह में मारपीट करता है, दक्षिण भारत में भी आजकल मारपीट करता है, तो स्वाभाविक है। लेकिन दिल्ली वगैरह में उस तरह का, दिल्ली में बिहारियों की प्रतिशत क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है कि नहीं? 40% हो गया है, कौन भिड़ेगा अब? ठीक है कि नहीं? चारों तरफ आपको, जिस ऑटो वाला पे मैं चढ़ जाता हूँ, तो मैं हिंदी कहाँ बोलता हूँ, हाँ दिल्ली में मैं जाता हूँ मैथिली में, क्यों चल भाई यमुना बिहार, हाँ 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 वही सामने चलना, पूछते भी नहीं कि कितने पाई ले, बड़े लेगा तो 50 रुपया ज्यादा लेगा तो कहाँ का लेगा बेचारा, इतना दूर आया है प्रदेश कमाने, क्या लूटेगा हमको? ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आइए। तो कि भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? केरल में। अब देश के जितने भी प्रमुख हवाई अड्डा हैं, उस हवाई अड्डा को याद करके रख लीजिए। ठीक है कि नहीं? प्रमुख, ज्यादा नहीं, तो लिखेंगे देश के प्रमुख हवाई अड्डा निम्नलिखित है। देश के प्रमुख हवाई अड्डा निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। सबसे पहला जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो सब में लगेगा। देखो, एक तो ट्रिक दे देते, जवाहरलाल नेहरू बॉम्बे में है, लिखो जवाहरलाल नेहरू, हाँ बॉम्बे, बॉम्बे, सांता क्रूज बॉम्बे, सुन लो। एक ट्रिक भी दे देते, एक ट्रिक क्या है कि जिस क्षेत्र का जो है ना, वहीं का उसका हवाई अड्डा है। जैसे कुछ का इसका बाद है, जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
हैदराबाद है। राजीव गांधी तो वहां के नहीं थे, लेकिन इसको याद करके रखना है। अदरवाइज सब, जैसे जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना, जैसे गौतम बुद्ध गया नहीं, बारदुलई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम में है। जो जहां के नेता थे उन्हीं के नाम पर चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से इन चीजों को याद रखिएगा। अभी चौधरी चरण सिंह को 23 दिसंबर को किसान दिवस हुआ था, और चौधरी चरण सिंह देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया था, ठीक है कि नहीं। तो ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं, बीपीएससी का भी इन सब तथ्यों पे बल दे देता है। जैसे कौन सा सरकार ऐसी थी, कम्युनिस्ट सरकार, जो डेमोक्रेटिक तरीके से विश्व की पहली बार चुने जाने वाली सरकार थी, कहाँ चुनी गई थी, तो केरल में चुनी गई थी। और उस सीएम का नाम था नमूद्रीपाद, और पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से साम्यवादी सरकार कहीं बना था, साम्यवादी सरकार कहीं बना था, तो वो कहाँ बना था, तो केरल में बना था, जिसको ध्यान में रखिएगा। तो ये सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए खैर, हम लोग जवाहर है, राजीव लिख लो, राजीव गांधी। अंतर्राष्ट्रीय तो सब में रहेगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता, इंदिरा गांधी दिल्ली, इंदिरा गांधी दिल्ली, जयप्रकाश नारायण पटना, जयप्रकाश नारायण पटना, जयप्रकाश नारायण पटना। और एक ही बात बता दिए हैं, सबसे अच्छा क्या है कि जैसे ही आप नॉलेज के रूप में धनी हो जाएंगे, वैसे ही इस तरह के सवाल यदि आएंगे तो आप बड़े आराम से डील कर लेंगे। इसके अलावा हवाई जहाज में कुछ नोट्स, कुछ छोटे छोटे बिंदु है, जैसे गगन योजना, तो देखो नोट, गगन योजना का संबंध वायु सेवा सुधार से है। गगन योजना का संबंध वायु सेवा सुधार से है। वायु सेवा सुधार से है। गगन, ये तो नहीं भी पढ़िएगा तो भी बना दोगे, गगन, है ना, कुछ दिमाग से भी बन जाता है। कोई जो ही नहीं कि आप बैठ करके याद कीजिए, नहीं, तभी बनेगा। कुछ दिमाग भी रहेगा खुला हुआ तो आप बना सकते हैं। एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और वह है निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा केरल में बनाया गया था। तो लिखेंगे निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा केरल में बनाया गया, केरल में बनाया गया, ठीक है। तुमको मास्टर साहब को पीटा नहीं है। जहाँ हर्षिकार लिखना चाहिए वहाँ दीर्घिकार लिखती हो, जहाँ दीर्घिकार लिखना चाहिए वहाँ हर्षिकार लिखती हो। इस पर कुछ काम नहीं किया, डर से नहीं पीटा। मेरे टाइप का मास्टर रहता ना तो पहले थूरता। यदि हर्षिकार दीर्घिकार में गड़बड़ी है तो मतलब मास्टर साहब ने बच्चे पर, कल पाठक जी बिगड़ रहे थे, ई पाठक नहीं, उ पाठक, ठीक है कि नहीं, के पाठक, ये क्या कह रहे हैं आप? बच्चा 5वां में है और एक लाइन पढ़ नहीं पा रहा है, और कहते हैं मैं क्या करूं। कौन करेगा बताइए? शिक्षक ही ना करेगा। एक लाइन बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, लिखने की तो बात छोड़िए, ठीक है। जबकि पहले के टीचर पढ़वाते थे, लिखवाते थे, डिक्टेशन होता था पहले, ठीक है कि नहीं। अभी भी हमारी माँ जब तक जीवित रही तो बच्चों को लेकर के बैठती थी या कहती थी 10 ठो वर्ड लिखो, 10 ठो वाक्य लिखो, ठीक है कि नहीं। ये सब पुराने टीचर का गुण हुआ करता था। लेकिन आज के टीचर को मेहनत लगता है, 40 आदमी का बच्चे का देखेगा तो मेहनत लगेगा ना, ठीक है कि नहीं। तो अपना हुले रे अपना टाइम पास किया, 45 हो गया, बात कर।
जब शिक्षक के पद को आप नहीं समझिएगा कि हमको बच्चे का, जब इतने इस बुढ़ा हो गई, ये सब बुढ़ी हो गई है, अब क्या, अब इसको सिखाने का उम्र है, फिर भी यदि नजर चला जाता है तो कहते हैं ठीक करो। नहीं, नजर चला गया, जबकि मेरी आंखें भी बुढ़ी हो गई है, फिर भी नजर चला जाता है तो कहते हैं ठीक करो उसको। ठीक है कि नहीं? अब नहीं ठीक करे ये अलग चीज है, फिर दूसरे दिन भी देखते हैं फिर उसी तरह से। ये नहीं कि उसको सुधार लो, जो गलती हो गई उसको सुधार लो, चलो ठीक है। तो निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ बना? केरल में बना। तो ये था आपकी हवाई जहाज। हवाई जहाज में जो भी नवीनतम तथ्य उभरे तो उसको नोट डाउन करना, क्योंकि परिवहन से एक आध क्वेश्चन आएगा, उसको सड़क का रेल से पहले फुर्सत मिलेगा तब ना। हाँ, एक बार पूछा कि सौमा उड़ान योजना में सौमा कहाँ हुआ था? जैसे अभी 10 करोड़ लाभार्थी हुई है उज्ज्वला योजना में, और जहां प्रधानमंत्री गए थे अभी अयोध्या में ही संजोग से, क्या नाम था उस 10 करोड़ की लाभार्थी का? पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकता है, बताओ जी। उस लाभार्थी का नाम है मीरा माझी। ठीक है, जिसके घर पहुंचे हैं, बीपीएल के नीचे रहती है, और उसको 10 करोड़ योजना का लाभ, 10 करोड़ में लाभार्थी है वो उज्ज्वला योजना का, जो गैस की योजना है, एलपीजी की योजना है। और उसके यहाँ गए हैं, चाय पिए हैं, संजोग से उसको प्रधानमंत्री आवास योजना भी मिला हुआ था, तो वो भी देखे हैं। एकदम टूटे हुए मकान, मतलब जो मकान का होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, उसमें आराम से बैठे हैं, सबों से बातें किए हैं। ठीक है, तो पूछे, जब देखे कि एक बार अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, तो आगरा का नगर निगम का जो आयुक्त था वो चाबी दिया था, वो चाबी किसने दिया वो भी कमीशन पूछ दिया था। ठीक है कि नहीं? जिसका कोई लेना देना नहीं था। उसकी बिल गेट्स की पत्नी आई थी, वो दिल्ली के जिस स्कूल में हैप्पीनेस देखने गई थी, उस स्कूल का नाम पूछ दिया था। यही होता है पेपर, कहिए पेपर और न्यूज चैनल जो कहते हैं पढ़ने के, ये कोई किसी मैगजीन में थोड़ी आएगा, किसी जगह थोड़ी आएगा, आएगा आया गया हो गया, बात खत्म हो गई। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति यदि बिहार में आई तो कहाँ कहाँ गई थी, किस किस यूनिवर्सिटी में गई, कौन से समारोह में गई, क्या क्या किया, ये सब ध्यान रखना चाहिए। यही पेपर पढ़ने का एंगल। ठीक है कि नहीं? ये नहीं कि आएगा मैगजीन में तो पढ़ लेंगे या बड़े सर पढ़ा देंगे, नहीं, वो नहीं हो सकता है कभी। वो आपको अपने जब तक पेपर पढ़ने की आदत नहीं डेवलप कीजिएगा तब तक कहीं ना कहीं गड़बड़ हो ही जाएगा। वो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको लगेगा नोन, सुना हुआ नहीं। और उसी जगह हम सुने रहते हैं कि नहीं सुने रहते? मैं सुना रहता हूँ कि नहीं सुना रहता हूँ? लेकिन ये होती है नजरिया अपनी अपनी, कि हर चीजें आपको बताई नहीं जा सकती है। अभी परिचर्चा चली गई मीरा माझी की, हो गई, खत्म हो गई बातें। ठीक है कि नहीं? लिखा अभी भी नहीं रहा हूं, लिखाने के लिए कहिएगा तो अभी भी नहीं लिखा रहा हूं, लेकिन ध्यान रखिए। मूल में आइए, नेक्स्ट। अब हो गया, अब वायु सेवा हो गई, अब आइए जल सेवा। जल सेवा, ठीक है, जल परिवहन। जल परिवहन, जल परिवहन भारत में जल परिवहन के विकास के लिए, भारत में जल परिवहन के विकास के लिए, जल परिवहन के विकास के लिए एनएच की तरह ही, एनएच की तरह ही नेशनल वाटरवे, एनडब्ल्यू, नेशनल वाटरवे, एनडब्ल्यू, एनडब्ल्यू का निर्माण किया है। एनडब्ल्यू का निर्माण किया है, निर्माण किया है। इसी कड़ी में सबसे लंबी एनडब्ल्यू, इसी कड़ी में सबसे लंबी एनडब्ल्यू कौन सी है? एनडब्ल्यू 1 है, एनडब्ल्यू 1 है। एनडब्ल्यू 1 है जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जो
इलाहाबाद से हल्दिया तक है। जो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, ठीक है। तो कहां से कहां तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक है। NW2 सदिया से धुबरी तक है। अच्छा, इलाहाबाद से हल्दिया किस नदी पर है? गंगा पर है, लिख देंगे गंगा पर है, और 1620 किलोमीटर है। NW1 जो है गंगा नदी पर है और 1620 किलोमीटर है। 1620 किलोमीटर है, ठीक है। कितना किलोमीटर है? 1620 किलोमीटर है, ठीक है। ओके, इसके बाद आइए NW2 नेशनल वाटरवे 2, यह सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी पर 891 किलोमीटर है। 891 किलोमीटर है, 891 किलोमीटर है। और तीसरा है NW3। NW1 किसके किसके बीच है बताइए? वेरी गुड, जितना जल्दी याद करके रख लेती हो उतना देर उतना दिन तक मेंटेन रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। NW2 अब NW3 कोटापुरम से कोल्लम, कोटापुरम से कोल्लम, कोटापुरम से कोल्लम, कोटापुरम से कोल्लम तक है। इस पर कई नहर है, लिखेंगे इसके तहत चंपा नहर, उद्योग मंडल इत्यादि आते हैं, ठीक है, आते हैं। चलिए, चंपा नहर और उद्योग मंडल आते हैं, ओके। अब आइए, जब NH की बात, जब जल परिवहन की बात होती है, एक होती है मार्ग और दूसरी होती है बंदरगाह, ठीक है कि नहीं। और भारत का तो अधिकांश व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वो बंदरगाह से ही होता है, समुद्र के रास्ते ही होता है। और वही समुद्र का रास्ता जिस पर अभी हूती विद्रोही सब जो है यमन का, आप रोज देखते होंगे पेपर में, लूट लिया। अमेरिका ने घोषणा की है कि हम विशेष नौसैनिक बल का गठन करेंगे। यही सब है पेपर। इसी के लिए कहा जाता है कि समाचार पत्र पढ़ो, नजर रखो उस पर, ठीक है कि नहीं। न्यूज जरूर सुनो, तो बहुत सारी बातें ऐसे ही याद रह जाएगी, ठीक है। तो मूल बिंदु पे आ जाइए। हर चीजों को लिखा नहीं जाता है, दिमाग में रखा जाता है कि उस एरिया में ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के निराकरण के लिए क्या क्या हो रहा है। तो जैसे ही इन सब चीजों पे ध्यान रखोगे तो ढेर सारी बातें अपने आप आएगी। फिर उसको टिक लगाने वाला हो तो टिक लगाने वाला, जहाँ लिखने आजकल तो 100 शब्द वाला भी क्वेश्चन बन गया है। ये जितनी बात किए हैं, हो सकता है कि 100 शब्द वाले क्वेश्चन में भी, क्योंकि ये कंपलसरी हो गया है मेंस में, तो मेंस में जब कंपलसरी हो गया है तो पूछने के लिए वो ये भी दे सकता है कि परिवहन अर्थव्यवस्था की अर्थधारा है, व्याख्या कीजिए 100 शब्द में। तो व्याख्या कैसे कीजिएगा? रक्तधारा कैसे साबित कीजिएगा? क्योंकि यह इकोनॉमी को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करती है? जोड़ती है। अर्थव्यवस्था की रक्तधारा है ना। अर्थव्यवस्था का जो सारा स्वरूप है, आयात निर्यात कितना होता है, उस सारे आंकड़ों को भी आप लिखना होगा वहां, ठीक है कि नहीं। तो परिवहन, तो परिवहन में सब कुछ आ गया आपका, समुद्री परिवहन भी आ गया, अभी जो बता रहे थे जल परिवहन, और अब बंदरगाह बताएंगे तो भी आ गया। हम रेल उड़ान सेवा शुरू किए हैं, हम
वायु उड़ान सेवा शुरू किए हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने में। तो क्या इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए है ना? नहीं, सेवा हल्ली से जो हम लोगों ने शुरू किया तो सब क्या था, सब इकोनॉमिक अपग्रेडेशन के लिए था। हमारी जो ट्रेन चलती है वैसी ट्रेन सब चलती है जिसमें आपके एग्रीकल्चर गुड्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक भेजा जाता है। आप देखते हैं इकोनॉमी है ना कि 300 मिलियन टन की फूल की आवश्यकता हुई अयोध्या में, और वो कलकत्ता से और कर्नाटक से और डिफरेंट जो प्रोड्यूसर पॉइंट्स है वहां से लेकर के वहां पहुंचाया गया 3 घंटे के अंदर, की जिससे कि उसकी खुशबू और उसका जो वो है नेचुरल, हाँ वो बना रहे हैं। आइए लाइए, ठीक है कि नहीं? तो यही है, तो आप सोचिए उस पर, जितना सोचिएगा उतना आपके लिए अच्छा है। मूल में आइए, हम लोग कहाँ थे? हम लोग इसके तहत चंपानहर उद्योग मंडल आते हैं, ठीक है। इसी क्रम में लिखेंगे जल परिवहन के क्रम में जल परिवहन के क्रम में जल परिवहन के क्रम में बंदरगाह 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 की भी महत्वपूर्ण भूमिका है भारत में। भारत में भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है। बड़े बंदरगाह की संख्या 13 है, जबकि छोटे बंदरगाह 200 से अधिक है। जबकि छोटे बंदरगाह 200 से अधिक है। छोटे बंदरगाह 200 से अधिक है, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के प्रबंधन में होता है। छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के प्रबंधन में होता है। छोटे बंदरगाह राज्य सरकार के प्रबंधन में होता है। और सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक कहाँ है? अब बड़े बंदरगाह कौन देखता है? केंद्र सरकार। सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में भी है और तमिलनाडु में भी है। बड़े बंदरगाह 3-3 हो गया है, तो लिखेंगे बड़े बंदरगाह केंद्र सरकार के प्रबंधन में है। केंद्र सरकार के प्रबंधन में है। केंद्र सरकार के प्रबंधन में है। और और सबसे अधिक और सबसे अधिक और सबसे अधिक और सबसे अधिक, ठीक है, और सबसे अधिक तमिलनाडु और मध्य महाराष्ट्र में। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। तमिलनाडु और महाराष्ट्र में, ठीक है। आजादी के पहले एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि आजादी के पहले 2 बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण था। एक आपका कराची,
और दूसरा आपका चटगांव। लेकिन जब आज़ादी मिली तो दोनों चला गया पड़ोस के पास। तो फिर हम लोगों ने डेवलप किया कराची की जगह कांडला को, जिसका नाम हो गया है दीनदयाल, और चटगांव की जगह कलकत्ता को हम लोगों ने डेवलप किया। तो देखेंगे आज़ादी के बाद, नोट में, आज़ादी के बाद कराची और चटगांव की जगह की जगह कांडला, कांडला, कांडला के ब्रैकेट में लिखो दीनदयाल उपाध्याय। कांडला दीनदयाल उपाध्याय और कलकत्ता, और कलकत्ता बंदरगाह, कलकत्ता का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह विकसित किए गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह विकसित किए गए। ठीक है। इस कड़ी में बंदरगाह का वर्गीकरण पश्चिमी तट और पूर्वी तट में किया गया। इस कड़ी में बंदरगाह का वर्गीकरण पश्चिमी तट और पूर्वी तट में किया गया। पश्चिमी तट और पूर्वी तट में किया गया। पूर्वी तट में किया गया। पश्चिमी तट और पूर्वी तट में किया गया। अब पश्चिमी तट के कौन से बंदरगाह हैं? ठीक है, तो एक एक करके लिख लेंगे। लिखेंगे पश्चिमी तट के निम्नलिखित बंदरगाह। पश्चिमी तट के निम्नलिखित बंदरगाह है। सबसे पहला लिखिए, सबसे पहला तो कांडला ही था, तो लिखिएगा कांडला, कांडला बंदरगाह, जिसको दीनदयाल भी कहे थे, दीनदयाल कहे थे। का दूसरा नाम ये भी बीपीएससी पूछे हुए है, बीपीएससी पूछे हुए है कि दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हाल में किसका नया नामकरण किया गया? किसका किया गया? कांडला का। और कांडला के विषय में जो याद रखना है, हर में दो तीन बातें याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है, तो लिखेंगे यह ज्वारीय बंदरगाह है और मुक्त व्यापार बंदरगाह है। मुक्त व्यापार बंदरगाह है, इस पे कोई तुंगी तुंगी नहीं लगती है। आइए और जाइए, यह फ्री ट्रेड पोर्ट है। दो बातें कांडला के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, ज्वारीय। ज्वारीय का मतलब कि जो टाइडल है उससे यह निर्मित होता है नहीं। और दूसरा क्या है? फ्री ट्रेड। ठीक है, दूसरा क्या है? फ्री ट्रेड। चलिए, तो कांडला अभी बताए थे, कराची की जगह कांडला विकसित की गई, क्योंकि कांडला के विकास से पश्चिम जो मुंबई था उस पर भी दबाव क्या हुआ? कम हुआ। दूसरा, ये पश्चिमी तट के बंदरगाह में सबसे आधुनिक है जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नावा सावा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नावा सावा। दूसरा,
जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह नावा साबा, नावा साबा, ठीक है। इसके विषय में सबसे पहला ये कि सबसे आधुनिक, यह सबसे आधुनिक, यह सबसे आधुनिक कृत्रिम बंदरगाह है, सबसे आधुनिक और कृत्रिम बंदरगाह है। यूपीपीसीएस का प्रश्न का मॉडल भी बिहार टाइप का ही है। तो उसमें एक प्रश्न पूछता है कि कौन सा तकनीकी प्रधान बंदरगाह है। सबसे आधुनिक जो है वही ना तकनीकी प्रधान होगा, ठीक है कि नहीं। तो कई बार एग्जैक्ट लाइन नहीं आएगा, एप्लीकेशन करना होगा, इसीलिए कहा जाता है कि क्वेश्चन बनाते रहिए। विशेषकर जितना पूछा हुआ प्रश्न हो उसको जरूर बनाइए, चाहे यूपी पीसीएस का हो कि छत्तीसगढ़ का। मध्य प्रदेश का तो कोई खास स्टैंडर्ड नहीं रहता है, मतलब जो बीपीएससी के इक्विवेलेंट स्टैंडर्ड का आता है। मध्य प्रदेश में बहुत खुश होता है तो बंदरगाह की संख्या कितनी है। आज भी वो 20 साल पहले जैसा पूछता था वैसा ही आज भी पूछता है, जबकि बिहार वगैरह में परिवर्तन हो गया है। बिहार में आप 20 साल पहले के क्वेश्चंस को देखिए और अब के क्वेश्चंस को देखिएगा तो थोड़ा सा 25% आपको चेंज नजर आएगा। आप सत्य पर विचार करें, एक दो सही है, ये सब भी सुमेलित करें और सुमेलित करें तो बदलाव आया है बिहार में। यूपी में तो शुरू से ही एक स्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए यूपी का कटअप बहुत ज़्यादा पीटी में जाता भी नहीं है। 100 का जो बना लेता है वो निश्चिंत रहता है, उसका चयन होना ही है। अब तो वहाँ भी सी सेट है, बिहार छोड़कर लगभग जितने भी राज्य हैं सब जगह सी सेट हो गया है, जिसमें सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें इंग्लिश मैथ रीजनिंग, एक बिहारी है जो अवसर दिए हुए है। हालांकि जब बिहार में ही शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो पास मार्किंग जैसे यूपीएससी में रखेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा तो प्रेशर रहेगा ही कि मैथ भी बनाना है, रीजनिंग भी बनाना है, एप्टीट्यूड है तो इंग्लिश भी देखना है, सब चीज़ देखना होगा। देखे नहीं अभी बीपीएससी में लोगों का भाषा का स्तर कितना गिर गया है कि 9 नंबर नहीं आ रहा था तो अंत में भाषा की सीमा को हटा दिया। देखा कि 9 नंबर न लाने वाली की संख्या अधिक हो गई तो रिजल्ट किस चीज का देंगे, ठीक है कि नहीं। तो उसको भाषा को ही हटा दिया, न्यूनतम अंक को, ठीक है। तो समझ जाइए, अब वो बने हैं शिक्षक। वो देखेंगे इसका हर्षिकार, दीर्घिकार, एकार, ओकार, लोकार, वोकार, सब आकार देखेंगे, ठीक है कि नहीं। तो बीपीएससी ले कि कोई ले, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट ईयर दीजिए। शिक्षा से तो कंप्रोमाइज, देखो वीडियो में कम पे हो दे दीजिए, क्योंकि उसका कोई संबंध पढ़ाने से नहीं है, लेकिन शिक्षक तो एकदम टैलेंटेड रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। उसमें इफ बट नहीं, उसमें तो एकदम इंग्लिश हिंदी एकदम 10-10 नंबर लाना है बाबू, नहीं तो नहीं होगा तो जाओ। इसमें रोने की क्या बात हो गई। आप उसको बनाइए, पढ़िए, एक साल पढ़िए फिर दूसरे साल दीजिएगा। लेकिन कंप्रोमाइज करता है बहुत सारे बिंदु पे, तब उसके बाद कहेंगे कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। तो बेसिक ही खराब रहेगा तो शिक्षा की गुणवत्ता क्या सुधरेगा। ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, कहाँ थे हम लोग जी। और कौन है, नावासावा, मुंबई, मुंबई। इसके यहाँ लिखिए तीसरा, तीसरा है सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है, सेम। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई। देखिए मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह प्राकृतिक है। सबसे बड़ा का मतलब ही है कि सभी क्षेत्रों से, उत्तर पूर्व अमेरिका से लेकर अफ्रीका से लेकर सभी क्षेत्रों में इसके व्यापार की गतिविधियां क्या होगी, इससे होगी। सभी तरह के प्रोडक्ट भी हैं, पेट्रो प्रोडक्ट तो सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट तीसरा, चौथा है मामू गोवा। मामू गोवा तो पढ़ने से पहले ही आप लोग जानते हैं क्या, कि जापान को जापान को लोहा भेजते हैं। मामू गोवा, गोवा यहाँ से
अरे मामू गोवा जापान नहीं, मामू गोवा पहले गोवा लिखो, तब लिखो यहां से लोहा जापान जाता है, जापान जाता है। परसों से मैं लिखा रहा था, मैं नहीं लिखा रहा था, एनसीईआरटी में लिखी थे तो मैं भी लिखा रहा था। एक आध 2 साल पहले बीपीएससी भी पूछ दिया। इसलिए कहते हैं कि, क्यों कहते हैं बार बार, कितना भी मैं पढ़ा दूं, एनसीईआरटी जाकर के 5वां पढ़ो, कॉपी 5वां पढ़ो और एनसीईआरटी 5वां पढ़ो, तब क्वेश्चन बनाते रहो, ठीक है कि नहीं। टेस्ट तो लेते ही रहते हैं, आप अपने स्तर से भी उसको बनाते रहिए तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट, तो मामू गोवा हो गया, गोवा से क्या जाता है, लोहा। अब ये न्यू बंगलोर, न्यू बंगलोर, न्यू बंगलोर कर्नाटक, न्यू बंगलोर कर्नाटक, इसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं, इसे कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। किसे, कॉफी बंदरगाह भी कहते हैं। बंगलोर है कर्नाटक में, तो कुछ से ज्यादा जानना नहीं है। लास्ट, कोची केरल, इसे मसाला बंदरगाह कहते हैं। कोची केरल, इसे मसाला बंदरगाह कहते हैं, इसे मसाला बंदरगाह कहते हैं। इसे मसाला बंदरगाह कहते हैं, क्योंकि मसाला के लिए ऐसे भी कहा क्या है, केरल, और केरल से मसाला ही जाएगा। ठीक है, कॉफी बंदरगाह कर्नाटक, तो मंगलोर हो जाएगा। वो तो जहां जिस बेल्ट का रहेगा, जैसे चाय बंदरगाह पूछ दिया तो क्या होगा, कलकत्ता होगा। अरे आसाम बंगाल लीडिंग स्टेट है ना जी, तो चाय कहां से जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस भी है कि आप अपने कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड से भी कई क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है रेगुलर यदि पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, तो फिर बनाने बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा जो फैक्ट रटने की चीज़ है वो तो रटना ही पड़ेगा, नहीं नहीं रटने की चीज़ है तो कैसे काम चलेगा। लिखिएगा फिर आगे। हो गया। एक लास्ट है बिथावन, बिथावन, बिथोबन या बिथावन, बिथावन, ठीक है। खत्म। तो पश्चिमी तट के बंदरगाह। अब आ जाइए पूर्वी तट के बंदरगाह। पूर्वी तट, बात है ना, ये जो तट है ये क्या है, ये पूरा पूर्वी तट है। और ये जो तट था वो क्या था, पश्चिमी तट था। नहीं, जो कांडला से शुरू होता है, गोवा से होते हुए महाराष्ट्र है ये बंगलोर हो गया, ये केरल हो गया। अब आ जाइए यहाँ से, खत्म। ऑलरेडी सब भौतिक विभाजन में इन सब चीज़ों को इसलिए बता भी दिया जाता है कि भविष्य में आपको बहुत ज़्यादा बल देने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वी तट में सबसे पहले लिखे तमिलनाडु, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह यह सबसे पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। यह पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे पुराना बंदरगाह है एवं कृत्रिम बंदरगाह है, एवं कृत्रिम कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है। दूसरा बंदरगाह है चेन्नई के बाद एन्नौर। तमिलनाडु में दूसरा बंदरगाह है एन्नौर, एन्नौर, एन्नौर लिखिए, एन्नौर, एन्नौर, एन्नौर।
यह चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, यह चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए चेन्नई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए इसका विकास किया गया। इसका विकास किया गया। किसका? इन्नौर का। अब तीसरा है तूतीकोरन। तूतीकोरन, 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 तूतीकोरन। इसे मोती बंदरगाह भी कहते हैं। इसे मोती बंदरगाह भी कहते हैं। इसे कौन बंदरगाह कहते हैं? मोती, मोतियों का बंदरगाह। तो यदि 4 बंदरगाह दे दे, 4 इधर दे दे, प्रसिद्ध मिला दीजिएगा ना। ऐसा नहीं मोती घुस जाए कलकत्ता में, नहीं, अब मसाला घुस जाए तूतीकोरन में, है ना, चाय घुस जाए बॉम्बे में। पेट्रो राजस्थान, बॉम्बे पेट्रो राजस्थान के लिए प्रसिद्ध है। बैठो, थोड़ा सा बैठने का आदत डेवलप करो। होता है, दिक्कत होती है। देखो मेरी तबीयत आज नहीं ठीक है, फिर भी खड़ा होके ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कि एकदम वो है, ठीक है कि नहीं? पेट में जब 2 चीज ठीक रहना चाहिए आदमी का, एक ये और एक ये ठीक रहेगा तभी लग पढ़ा पाएगा। दूसरा, हाँ, पेट, ठीक है। देखो सुबह का पहला आहार खाए हैं सुबह से, ठीक है कि नहीं? तो ये स्थिति हो गई अचानक से। चलो खैर, मूल में आ जाइए। कहाँ थे हम लोग? तूतीकोरन। इसे मोती बंदरगाह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मोती बंदरगाह कहते हैं। मैक्सवेल का तुम शतक देखे थे, दोहरा शतक देखी थी? उसी दिन मैं समझ गया था कि वर्ल्ड कप यही जीतेगा। वो संघर्ष का क्या था? प्रकाष्ठा था, दर्द से करा रहा था, और कहां से कहां मैच को ले गया। और ऑस्ट्रेलिया यदि वो मैच हार जाता तो वो फाइनल में ही, सेमीफाइनल में ही जा नहीं जाता, और फिर फाइनल कहां से हो। उसी दिन वो पूत का लक्षण जो है पता चलने लगता है कहां तक जाएगा, समझ गए? इसीलिए थोड़ा सा श्रम के शरीर के दृष्टि से मजबूत बनो, ठीक है? ऐसे भी आजकल ऑफिस 9 से 9 हो गया है, ठीक है? बैठने का आदत डेवलप करो। ये सब नहीं है कि अब गए आसपास, ठीक है? तो जितना बैठिएगा वहाँ, ये सब ट्रेनिंग हो जाता है यहाँ। बैठने का ट्रेनिंग, बोलने का ट्रेनिंग, तब हम तो कई चरण चरण में तैयारी करवाते हैं। नहीं, आगे लिखिए। तूतीकोरन हो गया, ये हो गया। तमिलनाडु का तीनों खत्म हो गया, तमिलनाडु का तीनों। अब चौथा लिखिए। चौथा है पूर्वी तट का विशाखापट्टनम। एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है पूर्वी तट का, एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह है। प्राकृतिक, देखिए कैसे लिखी है, देखो ये फिर गलती लिखी। 20 साल पहले हम इसके स्कूल के मास्टर रहते तो बहुत थूड़ते इसको। प्रा भी लिखी है, क्री भी लिखी है, क्री भी लिखी है। वो तो जब आप गलती लिखते हैं तो खुद भी लगता है कि मेरा गलती है। लिख दे क्या? प्राकृतिक, ये है प्राकृतिक। ये क्या लिखी थी? माने पूरा जो अपना ज्ञान है, वो पूरा ज्ञान उसमें जोड़ देती है, ठीक है? ध्यान रखिए। चलिए खैर, इससे लिखना है ना, इससे में शुद्धता रहनी चाहिए ना, ठीक है? कहाँ थे हम लोग?
पूर्वी तट पर एकमात्र प्राकृतिक बंदरगाह जो डॉल्फिन सोज से ढका है, डॉल्फिन सोज नामक चट्टान से ढका है, डॉल्फिन सोज नामक चट्टान से ढका है। एनसीईआरटी का लाइन है ये। उस चट्टान का नाम है डॉल्फिन सोज। डॉल्फिन सोज नामक चट्टान से ढका है, डॉल्फिन सोज नामक चट्टान से ढका है। और क्या है जी? और और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, और भारत का सबसे डीपेस्ट पोर्ट है। ठीक है। और इसे लैंड लॉक्ड भी कहते हैं, इसे लैंड लॉक्ड पतन भी कहते हैं, इसे लैंड लॉक्ड पतन भी कहते हैं, पतन भी कहते हैं। हो गया? चलिए, जितनी किताब पढ़िएगा सब में विशाखापट्टनम ही सबसे गहरा लिखा है। देखिए एनसीईआरटी ने पारादीप को लिखा है, लिखा देते हैं। ठीक है, पारादीप बंदरगाह, आप लिखो पारादीप बंदरगाह। चौथा है, पांचवा है प्रदीप, उसको परीक्षा में कभी कभी प्रदीप भी देता है। पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह होता है। सबसे पहले लिखो, यह उड़ीसा में है और यहाँ से लॉ अयस्क उड़ीसा में है, महानदी के डेल्टा पर। उड़ीसा में है, महानदी के डेल्टा पर। और लोहा सबसे ज्यादा यहां से निर्यात होता है। लोहा हेलो, नमस्ते नमस्ते। हम्म। अच्छा, मैं कह बात नहीं हुई थी इधर? जा रे जा, वाह, तब तो आप एकदम माने बेजोड़ जगह चले गए थे। हाँ हाँ, देखिए। अच्छा ठीक है, तो मैं भेज देता हूँ आपको। फिर हम आपसे बात करते हैं, थोड़ा क्लास में है तो हम आपसे बात करते हैं फ्री होकर। जी ठीक है, नमस्कार। और सब ठीक है सब? ठीक है, ओके, नमस्कार। हम्म कहाँ थे हम लोग? पारादीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कहाँ है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में, एनसीईआरटी के अनुसार सबसे गहरा बंदरगाह है, लिख दो। एनसीईआरटी के अनुसार सबसे गहरा है, विकल्प में रहेगा, देख लेना। लोहा यहां से जाता है। चलिए, अब है हल्दिया। अब हल्दिया बंदरगाह लिख लो। लोहा लिख लिया ना, लोहा। यहां से किसका निर्यात होता है? लोहा का। अब आ जाइए हल्दिया। हल्दिया बंदरगाह कलकत्ता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, कलकत्ता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कलकत्ता बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए हल्दिया का निर्माण किया गया। तो क्या क्या निर्यात होगा यहां से? जूट, कोयला, लोहा। इस रीजन से क्या क्या होगा, यही सब होगा ना। लिख देंगे जूट, कोयला, लोहा का निर्यात, लोहा का निर्यात। ठीक है। नेक्स्ट है कलकत्ता। अब लिख देंगे कलकत्ता बंदरगाह।
लास्ट है कलकत्ता बंदरगाह। कलकत्ता हल्दिया एक ही साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। कलकत्ता बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित बंदरगाह है। और ऑलरेडी पढ़े हैं, अभी बताए भी हैं कि चाय बंदरगाह के रूप में चर्चित कौन रहेगा, लिख देंगे। चाय बंदरगाह है। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। कौन सी बंदरगाह है? चाय बंदरगाह है। कहाँ से जाती है चाय? कलकत्ता से जाती है। कहाँ से जाती है? कलकत्ता से जाती है। नदी बंदरगाह है, किस नदी पर है? इतनी बंदरगाह में इतनी बातों को याद करके रख ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बंदरगाह के विकास के लिए सरकार एक योजना चला रही है, उस योजना का नाम है सागरमाला योजना। कल ही बताए थे सागरमाला योजना, तो नोट में लिखिए। सागरमाला योजना का संबंध, सागरमाला योजना का संबंध, हेलो 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 हेलो। कहां से कहां तक है? योजना का संबंध बंदरगाह के विकास से, बंदरगाह के विकास से, बंदरगाह के विकास से। नोट में एक और लिख देंगे, दहेज बंदरगाह को, दहेज बंदरगाह गुजरात। बोलो नीतीश कुमार, किस लिए जानते हैं उसको? तो रसायन बंदरगाह कहते हैं। लिखेंगे दहेज बंदरगाह। दूसरा नीतीश कहाँ गया जी? अच्छा है, नहीं आया है? नहीं है, सामने बैठा हुआ है, तुमको सबका ख्याल रखना जरूरी है। देखो, ये ओरिजिनल मॉनिटर है। स्कूल स्कूल में जो वो मॉनिटर होता था, उस सब पे ध्यान रखता था, उसी टाइप का इसका व्यवहार है। ठीक है कि नहीं? कहाँ थे हम लोग? दहेज बंदरगाह गुजरात, इसे राजस्थान बंदरगाह कहा जाता है। इसे राजस्थान बंदरगाह कहा जाता है। इसे कौन सा बंदरगाह कहते हैं? एक और लिखो नोट में ही, अलंग बंदरगाह। अलंग बंदरगाह भी गुजरात में ही है। अलंग बंदरगाह गुजरात में ही है। अलंग बंदरगाह गुजरात में ही है, जहां जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र है। जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र है। जहाज तोड़ने का सबसे बड़ा केंद्र है। बस। तो आज हम लोग यहीं तक रखने देते हैं। एक रेलवे बचा है, लेकिन कुछ नए वर्ष के लिए भी छोड़ दूं, और बहुत अच्छा महसूस मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो इस कारण से, क्योंकि हम विश्राम लेकर 10-15 मिनट में आएंगे, तो आशा है कि समझ रहे होंगे परिस्थितियों को। तो इससे अच्छा है कि आप लोग आज नए वर्ष की, हो ही गया, खत्म तो हो ही गया है, एक रेलवे बचा है। और आज का हमारा टारगेट ही इतना था कि 5 घंटे की कक्षा और है, 5 घंटे से 1 घंटे लगेंगे, लेकिन थोड़ा सा और झुमा झुमा के कहानी, थोड़ा सा अप्रोच, तो उसमें 10 मिनट ज़्यादा लगता है। ठीक है, जैसे अभी सड़क बता रहे थे तो बहुत सारी बातें बताएं, हड़प्पा से जोड़ करके भी देखें, तो बताने का सिर्फ तथ्य नहीं बताना होता है, बल्कि कई तरह के उसमें अप्रोच देने होते हैं। तो हम लोग का भारत का भूगोल लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग एक रेलवे में बचा है, जो हम लोग नए वर्ष में
शुक्रवार शनिवार रविवार आपको नोटिस चला जाएगा, लेकिन 2 दिन आपको हम बड़ी छुट्टी दे रहे हैं। हाँ, चूंकि आप लोग जिंदगी को जी ले। एक पुरानी फिल्म भी थी कि जा सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले, ठीक है। तो उसी प्रसंग को हम आप तक दोहराना चाहते हैं और कहते भी हैं एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट में कि पतंग को देखिए, और पतंग को, पतंग उड़ता है लेकिन उसे पता है कि एक दिन कचरे के ढेर में हमें चले जाना है, लेकिन वो आसमान को छू करके आने की मनसा रखता है। आशा है कि अरे गधो, यहाँ पे ताली बजाने की जरूरत है। उसकी उस अप्रोच को हर व्यक्ति को क्या करना है। अब सबको पता है कि वैध हम असंखर अपमादिन संपादित होना है, लेकिन जहां तक हमें पहुंचने की जज्बात है, मेहनत कर सकते हैं, बौद्धिक स्तर पे हम काम कर सकते हैं, तो नए वर्ष में हम लोग उन सब चीज़ों को मूर्त रूप देंगे। और पता ही है कि पढ़ाई से सब कुछ संभव है, तो क्यों नहीं हम पढ़ करके उन चीज़ों को प्राप्त कर ले। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत। नया वर्ष आप सबों के लिए सफलतादायी हो, मंगलमयी। विवाह शादी तो बात की चीज़ है, वो तो कुत्ता का भी ब्याह हो जाता है, लेकिन पहले चीज़ है कि सफलतादायी हो, अच्छे कुर्सी पे पहुंचिए, ठीक है कि नहीं। लक्ष्य की कुर्सी को छोड़िए, ठीक है। और लक्ष्य की कुर्सी की जगह सरकार की जो कुर्सी है, एक मित्र के पिताजी की वर्णन भी देते रहते हैं हम। ये मित्र ने पिताजी से कहा कि बाबूजी मकान नहीं बनाए हैं तो बड़ा दिक्कत होता है, दिए 2 थप्पड़। कह नालायक कहीं का, सरकार इतना मकान बना के दे दिया है, उसको हथियाएगा सो नहीं होगा। मतलब हथियाएगा कहने का अर्थ है कि पढ़ाई लिखाई करके के और जाइएगा उसको लीजिएगा सो नहीं होगा। तो पिताजी मकान नहीं बना दिए, तो आशा है कि अगले वर्ष आप लोग सरकार के मकान को हथियाइए, पढ़ लिख करके हथियाइए, कुर्सी को हथियाइए, और जो सरकार की योजनाएं रहे उसको आम जनता तक पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।